सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सिंध के बजट का हजम 22 खरब से ज्यादा होने का इम्कान है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। सिंध काबीना का इजलास 11 बजे तलब बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। बजट में कराची के लिए खुसूसी तरक्याती फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। आइंदा माली साल के बजट में मलीर एक्सप्रेस वे मुकम्मल करने का हदफ। पीपल्स बस मनसूबे के तहत मजीद बसों की खरीदारी के लिए भी रकम मुख्तस। आइंदा माली साल में सिंध के बजट में शमसी तवानाई के मंसूबे भी शामिल। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अशद से। जी अशद, बताइएगा। जी देखिए, सिंध काबीना का इजलास अब से कुछ देर बाद वज़ीर आला हाउस में शुरू होगा, जिसमें बजट तजावीज़ जो हैं वो पेश की जाएंगी और सिंध काबीना बजट तजावीज़ मंजूर करेगी। बादशाह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह दोपहर 3 बजे सिंध असम्बली में जो है बजट पेश करेंगे। इस हवाले से जो है अब से कुछ देर बाद ही इजलास जो है वो शुरू हो जाएगा और जो ज़राए हैं तस्दीक करते हैं कि जो सिंध का जो बजट आज पेश किया जाएगा उसका हजम जो है तकरीबन 22 खरब से ज़ायद का होने का जो है वो इम्कान है। बजट तजावीज़ की अगर बात की जाए तो ख़ास तौर पे इसमें NICVD पीडियाट्रिक यूनिट इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल नीपा की तोसी स्कीम जो है वो शामिल की गई है, जबकि कराची के लिए खुसूसी तरक्याती फ़ंड्स जो हैं वो भी मख्तस किए गए। कराची के मुख्तलिफ अज़ला में जामियात और कैंपस के क़याम का भी जो है वो इस बजट में शामिल किया गया है, जबकि आइंदा माली साल में सिंध के बजट में शमसी तवानाई के मनसूबे जो हैं वो भी शामिल किए गए हैं। यकीनी तौर के ऊपर जो हमारी बात हुई जी अशद। जी देखें, जो हमारी यकीनी तौर पे जो हमारी जो बात हुई उनका ये कहना, जो सिंध काबीना के अरकान से हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में भी इजाफ़ा किया जाएगा और अब ये इजाफ़ा किस हद तक होगा इसका अभी तक फाइनलाइज़ नहीं किया गया है। सिंध काबीना इजलास में इसको फाइनलाइज़ किया जाएगा, जबकि जो पेंशनर्स हैं उनकी जो पेंशन है उसमें भी इजाफ़ा किया जाएगा। जी मोहम्मद अशद, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। महकमा तालीम सिंध का 2022-23 का बजट 326 अरब था, जिसमें बड़ा हिस्सा तनख्वाहों की मद में खर्च हुआ। गुज़श्ता साल सैलाब के बायस बहुत नुकसान हुआ। उम्मीद करते हैं 2023-24 बजट बेहतर पेश होगा। स्कूल एजुकेशन में बहुत काम करने की ज़रूरत है। तफसीलात एहसन चांडियो की रिपोर्ट में। सूबे सिंध में तालीम का बजट पेश होने को है। दुनिया भर की तरह सिंध में भी तालीम का बजट दीगर महकमों से ज्यादा रखा जाता है, लेकिन इसका 80% हिस्सा सिर्फ तनख्वाहों की मद में ही खर्च हो जाता है, जबकि दीगर 20% हिस्सा डेवलपमेंट के लिए रखा जाता है। गुज़िश्ता साल तालीम का बजट 326 अरब मुख्तस किया गया, जिसमें स्कूल एजुकेशन के लिए 252 अरब रुपए रखे गए, जबकि 200 अरब रुपए मुलाजिमीन की तनख्वाहों की मद में ही खर्च हुए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में गुज़श्ता साल जो बजट थी वो 252 अरब की थी। 252 अरब में 200 अरब तो हमारी तनख्वाहों के जाते हैं। इस साल भी बढ़ेगी वो तनख्वाहों का रेशा, क्योंकि न्यू टीचर्स आए हैं और मजीद रिक्रूट होने जा रहे हैं। महकमा तालीम ने नौशेरो फेरोज, सखर, दादू समेत मुख्तलिफ अजला में 8 नए स्कूल बनाए, जबकि 20 से ज्यादा नई स्कीमें शुरू की गयी और सैलाब में तबाह होने वाले मुतादिद स्कूल के मुरम्मती काम कराने में 14 अरब रुपए खर्च हुए। वजीर तालीम का कहना है कि गुज़िश्ता साल 50,000 से ज्यादा असातिज़ा की भर्तियाँ हुई हैं, इसलिए वजीर आला सिंध से अपील भी की है कि 2023-24 तालीमी साल के बजट में कम अज कम 40 से 50% इजाफा किया जाए। इसमें रहते हुए हमने कोशिश की है कि बेहतर बजट आए और जो स्कूल है हमारी सैलाब में बर्बाद हुई है उसको हम बेहतर कर सकें, और नए इनिशिएटिव कुछ हमने उसमें इनिशिएट किए हैं। टीचर्स लाइसेंसिंग पॉलिसी आई है तो अब टीचर्स की टेस्ट भी कंडक्ट होगी हर 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, उसका भी बन रहा है, रूल्स बन रहे हैं। तो उम्मीद ये करते हैं कि ये बेहतर बजट होगी। महकमा तालीम का बजट 2 हिस्सों में तकसीम होता है, एक स्कूल एजुकेशन जबकि दूसरा कॉलेज एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन में भी एक बड़ा हिस्सा नॉन डेवलपमेंट फंड्स को मुख्तस किया जाता है, जिसमें तनख्वाहें जारी की जाती हैं, जबकि दूसरा हिस्सा डेवलपमेंट फंड्स के लिए रखा जाता है, जिसमें स्कूलों कॉलेज की तामीर और तरक्याती काम किया जाता है। वजीर तालीम सिंध के मुताबिक बजट का 80% हिस्सा महकमे के मुलाजिमीन में खर्च हो जाता है, जबकि उन्होंने वजीर आला सिंध से अपील की है कि स्कूल डेवलपमेंट के फंड में इजाफा किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद फरहान के साथ एहसन चांडियो, दुनिया न्यूज़, कराची। बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा पैकेज। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में रिकॉर्ड इजाफा। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा किया गया है, जबकि ग्रेड 16 से ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा। पेंशन में 17.5% इजाफा। EOBI की कम अज कम पेंशन 10,000, रिटायर्ड मुलाजमीन की 12,000 मुकर्रर की गई है। मजदूर की कम अज कम माहाना उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि बेवाओं का 10 लाख तक का कर्जा हुकूमत देगी।
वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35%, ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा। पेंशन भी 17.5% बढ़ा दी गई। सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है, जो 1 से 16 ग्रेड तक 35% होगा और 17 से 22 ग्रेड तक 30% होगा। 17.5% सरकारी पेंशन में इजाफा किया जा रहा है। आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की कम से कम पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 12,000 करने की तजवीज़ है। EOBI पेंशन 8,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए की जा रही है, जबकि वफाकी हदूद में कम से कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन के ड्यूटी स्टेशन से बाहर सरकारी सफर, डेली और मेडिकल अलाउंस में इजाफा की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन के एडिशनल चार्ज 50%, करंट चार्ज और डेपुटेशन अलाउंस में भी इजाफे की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन के ऑर्डरली अलाउंस 25,000 मुलाजमीन में खुसूसी अफराद के लिए, कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफे की तजवीज़ है। फाइनेंस बिल में हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की मकरूज बेवाओं के 10 लाख रुपए तक के बकिया कर्जे माफ़ करने की तजवीज़ है। हाउस बिल्डिंग की मकरूज बेवाओं के 10 लाख रुपए तक के बकिया कर्जात हुकूमत अदा करेगी। शुहदा अकाउंट और बहबूद सर्टिफिकेट्स में डिपॉजिट की हद 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख करने की तजवीज़ है। 6,924 अरब रुपए खसारे का नया बजट पेश। सोलर पैनल, बैटरियां, IT मसनूआत, मशीनरी, लंडे के कपड़े और डायपर सस्ते हुए हैं। कैंसर की अद्वियात, सैनिटरी, टाइल्स, कमोड और नल भी सस्ते हुए हैं, जबकि कुकिंग ऑयल, खूदनी तेल पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चावल, चीनी, दालों और घी पर टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने पर टैक्स में कमी है। पुरानी गैर मुल्की गाड़ियों पर टैक्स की हद खत्म कर दी गई है, जबकि पंखे, बल्ब, ब्रांडेड कपड़े, लेदर मसनूआत और इंपोर्टेड मोबाइल महंगे होंगे। दरामदी शीशा, लेदर के जूते, जैकेट्स और पर्स भी महंगे हो गए हैं। कपड़ों के रिटेल सेक्टर पर 15% सेल्स टैक्स, टेट्रा पैक दूध, मक्खन, पनीर, मछली, मुर्गी का गोश्त और अंडों के पैकेट पर 18% टैक्स का, जबकि कॉफ़ी हाउसेज और फूड आउटलेट्स पर 5% टैक्स लगेगा। पंखे, बल्ब, ब्रांडेड कपड़े, लेदर मसनूआत और इंपोर्टेड मोबाइल फ़ोन भी महंगे हो चुके हैं। आइंदा माली साल के लिए FBR का टैक्स हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर। वफाकी बजट में 175 अरब रुपए के डायरेक्ट और 25 अरब के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुदस्सिर अली राना से। जी मुदस्सिर, बताइएगा इस हवाले से। जी, आइंदा माली साल 2023-24 के बजट में FBR का टारगेट 9.2 ट्रिलियन मुकर्रर किया गया है, जिसमें FBR 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाकर ये हदफ पूरा करेगा। मिनी बजट जो फरवरी 2022 में पेश किया गया था, उसको कंटिन्यू किया गया है। 510 अरब रुपए के वो टैक्सेस आइंदा माली साल के दौरान लगेंगे और 200 अरब रुपए के फर्दर विद होल्डिंग टैक्स और जो दीगर टैक्सेस हैं उनके इकदाम किए गए हैं। मजमूई तौर पर 710 अरब रुपए के नए टैक्सेस आइंदा माली साल के बजट में लगे हैं। जो आइंदा माली साल के बजट में नए टैक्सेस लगे हैं 200 अरब रुपए के, खास तौर पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह दुगनी कर दी गई है। विद होल्डिंग टैक्स तमाम तर जो है वो नॉन फाइलर्स के लिए दुगने कर दिए गए हैं। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर नॉन फाइलर के लिए टैक्स की शरह दुगनी कर दी गई है। नॉन फाइलर अगर बैंक ट्रांजैक्शन करेगा तो उस पर भी विद होल्डिंग टैक्स की शरह दुगनी कर दी गई है। मिसाल के तौर पर नॉन फाइलर एक बैंक से अगर 1 लाख रुपए निकलवाएगा तो उसको 0.6% उस पर टैक्स आयद किया जाएगा, जबकि ये जो लिमिट है ये 50,000 के ऊपर से शुरू कर दी जाएगी। इसी तरह नॉन फाइलर क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जो बैरून मुल्क बैरूनी करेंसी में पेमेंट करेंगे उन पर भी टैक्सेस की शरह नॉन फाइलर के लिए दुगनी कर दी गई है। इसी तरह आइंदा माली साल के लिए टैक्स मेयर्स में जो इकदाम किए गए हैं उनके लिए जो दरामदी गाड़ियां होंगी 1300 सीसी से बड़ी गाड़ियां 1300 सीसी, 1500 सीसी, 1600 और 1800 सीसी, इन पर टैक्सेस की जो कैपिंग हुई थी उसको ख़त्म कर दिया गया है और अब इन पर सेल्स टैक्स की शरह 25% तक आयद हो गई है। इसका इम्पैक्ट फौरी तौर पर मार्केट में नजर आएगा और इससे छोटी गाड़ियां भी महंगी होने का इम्कान है, क्योंकि जब बड़ी गाड़ी महंगी होगी तो लोगों की अटेंशन छोटी गाड़ी की तरफ आएगी। तलब और रसद बढ़ने के बायस फौरी तौर पर छोटी गाड़ियों की कीमतों में भी इजाफा जाहिर नजर आएगा। इसके अलावा जो
टैक्स रिलीफ मेयर्स दिए गए हैं बजट में, वो ख़ास तौर पर एग्री सेक्टर के लिए इकदाम किए गए हैं। एग्रो स्कीम मुतारफ़ करवाई जा रही है ताकि जो अच्छी इकसाम के इम्पोर्टेड बीज होंगे उस पर टैक्सेस और ड्यूटीज़ की शरह में छूट दी गई है, और जो दरामदी मशीनरी होगी उस पर भी टैक्सेस की छूट दी गई है ताकि फसलों की जो पैदावार है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से वसूल किया जा सके। इसीलिए 6 अरब रुपए की जो इम्पोर्टेड यूरिया होगी उस पर सब्सिडी भी दी गई है, और जो लोकल यहाँ पर फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर प्लांट्स हैं उनको भी सब्सिडी दी गई है। इसके अलावा आइंदा माली साल के बजट में जो गरीब आदमी को ज़्यादा मुतासर करेगा उस पर जो पंखे हैं, जो बल्ब हैं पुराने, गरीब आदमी की सकत नहीं है कि इतनी महंगाई में जदीद टेक्नोलॉजी के पंखे LED खरीद सके। वो जब सस्ते पंखे खरीदने जाएगा और उसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी तो उस पर भी 2000 रुपये फ़ी पंखा फर्दर टैक्स आयद कर दिया गया है। इसी तरह जो पुराने बल्ब जो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं उस पर भी उनको 20% तक इजाफी टैक्स अदा करना होगा। ये तमाम तर जो इकदाम है इससे महंगाई की शरह मज़ीद बढ़ेगी, लेकिन आइंदा माली साल के लिए महंगाई की शरह जो 21% तक महदूद रखने का हदफ रखा गया है। अब ये देखना होगा कि वफाकी हुकूमत इस पर अमल दरामद कितना करवा सकती है, या रवा माली साल की तरह महंगाई का हदफ 12 से 13% होगा और महंगाई 38% तक पहुँच जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए बैरून मुल्क से आमदन की और तरसीलात की, तो सऊदी अरब से जो 3 अरब डॉलर का सेफ डिपॉजिट है उसको दोबारा से रोल ओवर कर लिया जाएगा। IMF से फर्दर आइंदा माली साल के जो एस्टीमेट लगाया है वजारत खजाना ने 2 अरब 40 करोड़ डॉलर का वहाँ से एस्टीमेट लगाया है कि कर्ज फर्दर हासिल किया जाएगा। चाइनीज़ कमर्शियल बैंकों से और चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ भी जो सेफ डिपॉजिट आई हुई है उसको रोल ओवर किया जाएगा। UAE से जो सेफ डिपॉजिट इस वक्त हमारे पास मौजूद है उसको भी रोल ओवर किया जाएगा। ये तमाम तर जो इकदाम हैं ये आइंदा माली साल की फाइनेंसिंग के लिए पूरे किए जा रहे हैं, जबकि आइंदा माली साल के दौरान पाकिस्तान को तकरीबन 24 से 25 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी है, जिसके लिए तरसीलात को बढ़ाने के लिए वजारत खजाना ने आइंदा जो स्कीम दी है तरसीलात ज़र बढ़ाने के लिए 1 लाख डॉलर तक जो बैरून मुल्क से रकूमात पाकिस्तान लेकर आएंगे उनसे ज़रिया आमदन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो इनसे 1 साल के दरमियान ये मुद्दत नहीं, 1 साल के दरमियान ये ज़रिया नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 1 साल के बाद इसको अपने बताना होगा कि ये आमदन के ज़राए क्या रहे हैं। इसके साथ साथ जो देगर जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। आइंदा माली साल में दिफा के लिए 1804 अरब का बजट मुख्तस किया गया है। गुज़िश्ता माली साल में दिफाई बजट 1584 अरब था, जिसमें रवा माली साल के लिए 220 अरब का इजाफा किया गया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। दिफाई बजट 1804 अरब रुपए मुख्तस, बरी फौज को 824 अरब, पाक फिजाइया को 368 अरब, बहरिया को 188 अरब रुपए मिलेंगे। गुज़श्ता साल दिफाई बजट 1584 अरब रुपए था, जिसमें रवा साल 220 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। रवा माली साल में पाक फौज के बजट में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 81 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। पाक फिजाइया के बजट में 45 अरब रुपए का इजाफा और पाक बहरिया के बजट में 18 अरब रुपए का इजाफा तजवीज़ किया गया है। गुजरावाला में वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बात का मैंने जिक्र किया कि जो इमरान खान के 4 अजाब क्या थे, उस अजाब के 4 हिस्से थे। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का जो कर्जा है, जिसके ऊपर बहुत ले दे वो किया करते थे हुकूमत में आने से पहले, उसमें उन्होंने 4.25 साल में 90% इजाफा किया। क्या नुकसान हुआ है उसका नुकसान ये है कि कल के बजट में सबसे बड़ी जो एक मद है पाकिस्तान की जिस पे खर्च होना है, उस 7000 अरब से जायद कर्जों की अदायगी है। अगर जिस तरह इमरान खान ने दावे किए थे ही लेंगे, की वजह से हुकूमत पाकिस्तान के पास जो वसाइल की वसअत है वो घट गई है, कम हो गई है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने इस किस्म के भयानक कर्जे लिए। दूसरा जो जुल्म किया उस क़यामत इमरानी ने कि CPEC को मफलूज कर दिया। CPEC मफलूज करने के मैं कम से कम तवानाई के हवाले से बता सकता हूं कि बहुत बड़ा नुकसान ये किया कि 4 साल थर कोल के ऊपर कोई काम नहीं किया, और वो पाकिस्तान की मिट्टी से निकलने वाला कोयला जो अल्लाह ताला की देन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सस्ती बिजली पैदा हो सकती थी, वो CPEC के जो के मंसूबे थे उन पर कोई काम नहीं हुआ। ये भी हमारे ऊपर अजाब आया।
تیسرا عذاب ان کا یہ تھا کہ پہلے تو 2019 میں ایک بھیانک سودا کیا IMF سے جس کے تحت جس کے نقصانات ہم آج تک بھگت رہے ہیں کہ فری فلوٹ کرنا ہے روپی کو، اسٹیٹ بینک کی جو انڈیپینڈنس ہے اور معاملات ہیں، منی لانڈرنگ کو اس کے اندر ڈال دیا جس کا پھر نقصان ہمیں فاٹف میں ہوا، ہم نے چونکہ کمٹ کر لیا تھا۔ پہلے ایک بھیانک معاہدہ کیا اور اس سے زیادہ بھیانک طریقے سے اس کو توڑ دیا 3 سال کے بعد 2022 میں آ کے حکومت جانے سے چند ہفتے پہلے۔ اور میں وہ عام کہاوت ہے وہ نہیں دہرانا چاہتا کہ ایک رشتہ کیا برا کیا، جب اس کو چھوڑا اور بھی برا کیا۔ چوتھا جو عذاب عمران خان ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں جس کا بجٹ کے اوپر براہ راست اثر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ تعلقات میں اتنا بڑا بگاڑ پیدا کیا ہے، چاہے وہ چین ہے جس کا سی پیک کا میں نے ذکر کیا، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہے، ہمارے جو تمام دوست ہیں، متحدہ عرب امارات ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں بدترین بگاڑ پیدا کیا، جس کا نتیجہ، معاشی نتیجہ جو میں اور آپ اور ہم سب بھگت رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پچھلے 14 مہینے سے حکومت بدلنے کے باوجود ہمارے دوست حکومت پاکستان، کوئی سیاسی جماعت نہیں، حکومت پاکستان پر مکمل اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سپورٹ کرنے کے لیے جس قسم کی چاہیے تیار نہیں ہے۔ IMF کا بھی جو معاہدہ نہیں ہو رہا، جو جس کے اوپر بڑی لے دے ہوئی ہے، آپ کے خیال میں جو عمران خان کے پہلے 10 مہینے کے تباہ کن بیانات تھے کہ امریکہ نے سائفر کیا، میری حکومت الٹائی، انہوں نے پیسے دیے، رجیم چینج کیا، کیا ہم غلام ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ اور صرف یہ نہیں کیا، جب تک ان کی صوبائی حکومتیں موجود تھیں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں، باقاعدہ تو اب تو ریکارڈنگ آپ سب نے سنی ہے کہ انہوں نے یہ منصوبہ کیا کہ ہم خط لکھیں گے IMF کو کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے، وفاقی حکومت کو، ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ جو اس کو میں پاکستان دشمنی کہہ سکتا ہوں، اس سے کم یا زیادہ یہ نہیں ہے کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ چڑھ دوڑیں خارجہ تعلقات کے معاملے میں۔ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن خارجہ تعلقات کے معاملے میں صوبائی حکومتوں کا اس طرح فیڈرل گورنمنٹ کو انڈرمائن کرنا، اس کی بنیادوں کو کمزور کرنا، تو یہ وہ لیگیسی تھی جس کے اثرات، جس میں نے کہا صرف عمران خان کے جانے سے فوری طور پر پاکستان کے خارجہ تعلقات درست نہیں ہو گئے۔ عمران خان کے جانے سے سی پیک فوراً نہیں چل پڑا، ہمیں پوری اس کے لیے محنت کرنی پڑی ہے پچھلے 1 سال میں۔ ان کے جانے سے IMF دوبارہ چالو نہیں ہوا ابھی تک، جس طریقے سے اس کو توڑ کر گئے ہیں۔ تو دوسرا جیسے میں نے آپ کو ذکر کر دیا، یوکرین والا معاملہ تھا، کوئلے کی قیمتیں 4 گنا ہوئیں، گیس ملنا بند ہو گئی، پہلے اس کی قیمت بھی 3 گنا ہوئی، گیس ملنا بند ہو گئی۔ اور پھر ہمیں بار بار یاد کرانا چاہیے، چاہے گجرانوالہ میں ہم یہاں موجود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ علاقہ اس سیلاب سے محفوظ رہا، لیکن مجھے وزیر اعظم کی ہدایت پر چونکہ بار بار میں سندھ گیا، اور جب میں پہلی دفعہ گیا اگست کے آخر میں، تو ہیلی کاپٹر پہ اگرچہ وہ سندھ کی سرزمین ہے، مہران کی سرزمین ہے، جہاں تک آپ دیکھ سکتے تھے وہاں تک پانی تھا۔ یعنی ہم نے آدھا گھنٹہ فلائی اوور کیا ہے اندرون سندھ میں، جہاں عام طور پہ فصلیں لہلہا رہی ہیں اور خشک علاقہ ہے، وہاں پانی تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہم نے ایک مشکل تھی جس کا ہمیں اثر پڑا، جو پچھلے 1 سال میں ابھی آپ کو معلوم ہے کہ 12:30 بجے وزیر خزانہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اس میں وہ جو معاشی معاملات ہیں وہ سارے تو پریس کے سامنے رکھیں گے، لیکن میں توانائی کے حوالے سے جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حقائق جو ہیں وہ اکنامک سروے میں جو انرجی کا چیپٹر ہے اس کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن ان کو ذرا کھل کر بیان کرنا ہے کہ پچھلے 1 سال میں جو ہماری بڑی کامیابی تھی شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، وہ یہ تھی کہ ہم نے 4900 میگا واٹ کی نئی بجلی بنانے کی صلاحیت سسٹم میں آئی۔